दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पे आप लोगों के ऊपर वीडियो बना करके लेके आ रहा हूँ कि जिस बात के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि आज तक इस टाइप की जानकारी या इस विषय पे जानकारी अभी तक किसी दूसरे YouTube चैनल पे आपको नहीं मिली थी। और ये समस्या उन सभी लोगों के लिए है जो कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं। वो सभी लैपटॉप या कंप्यूटर के यूजर इस परेशानी को ठंड के अंदर फेस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ठंड में क्यों हो जाते हैं कंप्यूटर स्लो। अगर आपने भी इस परेशानी को फेस किया है या बार बार ऐसा लगता है कि जब से ठंड चालू हुई है और हमारा ईडीएस कुछ ज्यादा ही जाम चलने लगा है, या फिर कंप्यूटर स्लो चल रहा है, या फिर बार बार हमारा ईडीएस क्लोज द प्रोग्राम या फिर क्रैश हो रहा है, तो बस दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को पूरा देख डालिएगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपका कंप्यूटर स्लो नहीं होगा और जैसे आपकी कंप्यूटर पहले चल रही थी उसी तरीके से आपकी कंप्यूटर परफॉर्मेंस देगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बिना देर किए इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं और ये समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ठंड का प्रभाव हमारे कंप्यूटर पे क्यों पड़ता है और इसका समाधान क्या है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ठंड में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता है कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर, तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव आपको लैपटॉप के ऊपर दिखाई देगी। बहुत ऐसे मेरे बंधु होंगे जो कंप्यूटर के साथ साथ लैपटॉप भी अपने पास रखे होंगे या फिर लैपटॉप के ऊपर भी काम करते होंगे। आप इस चीज को महसूस करते होंगे दोस्तों कि ज्यादातर जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और डिग्री तकरीबन 8 डिग्री या 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास जब हमारी ठंड बढ़ करके चरम सीमा में पहुंच जाती है, तो आपने एहसास किया होगा इस चीज का कि जब आप अपने लैपटॉप को चालू करते हैं तो जितना जल्दी उसको बूट कर जाना चाहिए था उतना जल्दी बूट नहीं करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये खास करके उन लैपटॉप पे ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी जिस लैपटॉप के अंदर SSD नहीं लगी हुई है और सिर्फ हार्ड ड्राइव उसमें लगा हुआ था। यानी कि आज से 4-5 साल पीछे का अगर आपने लैपटॉप खरीद रखा है और अभी भी वो लैपटॉप आपके पास चल रहा है, तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि वो लैपटॉप अक्सर ठंड के अंदर स्लो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें SSD नहीं लगी हुई है, सिर्फ हार्ड ड्राइव लगा हुआ है। अब आपके दिमाग में ये एक सवाल उठ गया होगा कि क्या वाकई में SSD वाली सिस्टम स्लो नहीं होती है और हार्ड ड्राइव वाली सिस्टम स्लो हो जाती है क्या? तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि क्या वाकई में SSD के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ती है ठंड की, या फिर पड़ती है तो फिर कितनी पड़ती है, और हार्ड ड्राइव के ऊपर प्रभाव क्यों पड़ती है ठंड की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले हार्ड ड्राइव के ऊपर। सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक हार्ड ड्राइव की इमेज आपको दिखाई दे रही है। चलिए, हमने बहुत सारे लोगों ने हार्ड ड्राइव को बाहर से देखा हुआ है, पर आज हार्ड ड्राइव को अंदर से देखते हैं कि वो किस तरीके की उसकी बनावट है और काम किस तरीके से करता है, और ठंड का हार्ड ड्राइव पे इतना ज्यादा प्रभाव क्यों रहता है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं कि जो हमारी कंप्यूटर स्लो होती है वो स्लो कंप्यूटर नहीं होती है। हार्ड ड्राइव की मूवमेंट पे ठंड का प्रभाव पड़ने की वजह से हमारे सिस्टम स्लो हो जाते हैं। बता दो दोस्तों कि हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर मूवमेंट पार्ट लगे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एक डिस्क आपको दिखाई दे रही होगी जो कि बहुत ही तेजी से इसके अंदर घूमती है, और यहाँ पे एक ये लंबा सा लगा हुआ एक ये डिवाइस आपको दिख रहा है, इसका नाम हेड है। यानी कि डेटा इसके ऊपर राइट करने का या फिर रीड करने का काम यह हेड करता है, और इसी हेड के मदद से हम किसी प्रोग्राम को या किसी फाइल को हम अपने हार्ड ड्राइव में रख सकते हैं या फिर इसी से हम उसे बाहर कॉपी कर सकते हैं। ठंड बढ़ जाने के कारण दोस्तों हार्ड ड्राइव की जो मूवमेंट की स्पीड है उस पर प्रभाव पड़ता है, और डेटा रीड या राइट करने की स्थिति में हार्ड ड्राइव से उतनी स्पीड न मिलने के कारण हमारे कंप्यूटर पे प्रभाव पड़ता है और वो हमें ऐसा लगता है कि स्लो काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि जहां तक आपने अक्सर सुना है कि हार्ड ड्राइव की आरपीएम तकरीबन 7200 आरपीएम के आसपास होती है, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या हमारा हार्ड ड्राइव उस समय जब ठंड बहुत ज्यादा हो उस समय 7200 आरपीएम से घट करके क्या 5000 आरपीएम या फिर 6000 आरपीएम के आसपास आ जाता है क्या? तो मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी किसी को गलत जानकारी अपने चैनल के माध्यम से नहीं देता हूं, क्योंकि एक से एक बुद्धिजीवी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं।
बता दो दोस्तों कि हार्ड ड्राइव के आरपीएम के ऊपर ठंड का बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है, पर ठंड में बढ़े हुए मॉइस्चर के कारण हार्ड ड्राइव के अंदर लगे हुए इस डिस्क के ऊपर जो डेटा राइट किया गया है उस डेटा को पढ़ने में इस हेड को दिक्कत होती है और बहुत जल्दी उस डेटा को पढ़ नहीं पाता है। इसके वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाती है। स्लो क्यों हो जाती है? क्योंकि जब तक यहाँ से वो डेटा कलेक्ट करके, चाहे वो डी ड्राइव का डेटा हो या फिर आपका सी ड्राइव का डेटा हो या फिर ई या एफ ड्राइव का डेटा हो, जब तक उसको पूरा डेटा कलेक्ट नहीं कर लेगा, वो पूरे अपने डेटा को रीड नहीं कर लेगा, तब तक वो आपका कंप्यूटर पूरे तरीके से बूट करके आपके सामने नहीं देगा। हार्डवेयर के क्षेत्र से जो बंधु थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और जो इस चीज को समझ रहे होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे, और वाकई में जो लोग सहमत हैं वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसे एक दो उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण दोस्तों मैं आप लोगों को ये देता हूं कि जितने भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं लगभग सभी लोगों के पास बाइक जरूर होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बाइक को हम जब ठंड में रात भर खड़ा कर देते हैं तो सुबह स्टार्ट करते वक्त पहले किक में वो स्टार्ट नहीं होती है, जरूर थोड़ा या अधिक हमें वो बाइक परेशान जरूर करती है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जिस बाइक को आप रोज चला करके खड़ा करते हैं उस बाइक को भी अगर आप सुबह स्टार्ट कर रहे हैं तो तुरंत स्टार्ट नहीं होती है। ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण वो बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करती है। जहां पे आपकी बाइक एक किक में स्टार्ट होती थी वहीं पे अब उस बाइक को आपको 3 से 4 किक लगाने पड़ते हैं। बाइक के उदाहरण से कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पे रिंग पिस्टन सिलेंडर के अंदर होते हैं, जहां पे हमारा पेट्रोल जलने के बाद इंजन स्टार्ट होती है, बता दो दोस्तों कि ठंड होने के कारण उस पेट्रोल में आग जल्दी नहीं लग पाती है, क्योंकि अंदर मॉइस्चर के कारण तुरंत पेट्रोल नहीं पकड़ने के कारण हमें एक से ज्यादा किक मारने पड़ते हैं। संजोग से अगर आपने बाइक एक आध हफ्ते खड़ी कर दी तो भाई उसके बाद तो मजा ही आ जाता है। कम से कम 25-20 किक लगाने पड़ते हैं तब जाकर के स्टार्ट होते हैं। बताओ दोस्तों कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। अब तो ठंड में या बरसात में बाइक जल्दी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आज से 25-30 साल पहले अगर उनको याद होगा कि उनके पिताजी के पास या फिर उनके दादाजी के पास अगर पहले वाली पुरानी वाली बुलेट हो या फिर उनके पास पुराना वाला अगर राजदूत होगा जो सबसे पहली मॉडल आई थी, तो भाई साहब ना कुछ चना चबाना पड़ता होगा दोस्तों जब वो गाड़ी बरसात के अंदर भीग जाती थी या फिर बंद हो जाती थी। अगर आपने भी उस चीज को देखा है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला उदाहरण देता हूं दोस्तों आप लोगों को कि आप लोगों के घर में जितने भी दरवाजे खिड़कियां होंगी, आप महसूस करिएगा कि अक्सर गर्मी के दिनों में और बरसात या फिर ठंड के दिनों में आपके जो दरवाजे और जंगले की या फिर उसके अंदर लगे खिड़कियों की साइज में अगर आप बारीकी से ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा कि जो दरवाजा आपका गर्मी में आसानी से लग जाता था और थोड़ा सा गैप भी बचता था, आपने देखा होगा कि बरसात में वही दरवाजा थोड़ा सा जाम होने लगता है, या फिर जब उसको आप बंद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पहले से ज्यादा इसके दरवाजे की साइज बढ़ गई है। ये अक्सर दोस्तों बरसात या फिर ठंड में हो जाता है, क्योंकि नमी के कारण लकड़ी फूलती है और गर्मियों में वही लकड़ी सिकुड़ जाती है। जैसे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सभी लोग कंप्यूटर रखे होंगे, क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होती और आप एडिटिंग नहीं कर रहे होते हैं तो मेरे वीडियो को आप प्ले करके नहीं देख रहे होते इस वक्त। चलिए बताता हूं दोस्तों कि जिनके पास 2-3 साल पुराना सीपीयू है, उनके सीपीयू में अक्सर ठंड के समय में जब वो सीपीयू सुबह के समय में स्टार्ट करते हैं तो उस समय किसी एक फैन से उनके घरघराहट की आवाज स्टार्ट हो जाती होगी, जो कि 2-4-10 मिनट तक चलती रहती होगी। ये अक्सर तब होता है जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके की आवाज आपको जिनके पास इन्वर्टर लगी हुई है रूम के अंदर, उनको भी ये फैन के अंदर से घरघराहट की आवाज सुनाई देती होगी, खास करके ठंड के महीने में। उसी इन्वर्टर या फिर उसी सीपीयू के अंदर जब आपका मार्च या अप्रैल का महीना आ जाता है दोस्तों, और जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाती है तो किसी भी तरीके की कोई भी वाइब्रेट की आवाज नहीं मिलती है। कारण क्या है दोस्तों आवाज आने का, मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि ठंड में हर चीज की साइज छोटी हो जाती है और वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने के कारण फैन के अंदर जो सॉफ्ट लगा होता है उस सॉफ्ट में नैनोमीटर में गैप आ जाता है, और वो गैप आ जाने के कारण उस फैन के अंदर वाइब्रेट होने लगता है, और फैन के अंदर जो ऑयल वगैरह पड़े होते हैं या फिर जो ग्रीस पड़े होते हैं उसके चिकनाई में रूखापन आ जाता है, और वो उतनी चिकनाई वहां पे नहीं रह जाती है जो कि उसको लुब्रिकेट कर सके और वो सही तरीके से घूम सके। जबकि वही फैन लगभग 10 मिनट चलने के बाद जब वो ऑयल वहां पे गीला हो जाता है, यानी कि गर्म होकर के पिघल जाता है, तो फिर वो आवाज आपके सीपीयू या फिर आपके इन्वर्टर से आना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये 2-3 उदाहरण से आपके समझ में ये आ गया होगा कि वाकई में ठंड का प्रभाव हमारे हर एक तरीके की मशीनरी पे पड़ती है, चाहे वो बाइक हो, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इस समस्या का समाधान क्या है, हम इस विषय में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बता दो दोस्तों कि उस सिस्टम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जिस सिस्टम पे सिर्फ एसएसडी ही एसएसडी लगी है, एक भी हार्ड ड्राइव उसके अंदर नहीं लगा हुआ है।
पर यह भी मुमकिन है दोस्तों कि हर आदमी के पास उतना पैसा नहीं होता कि सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव सभी ड्राइव के लिए वो सिर्फ SSD ही लगा लें। जानकारी देकर के मैं आप लोगों को स्पष्ट करा दूं दोस्तों कि SSD एक महंगा डिवाइस है और वो महंगा है हार्ड ड्राइव के मुकाबले, इसीलिए हर आदमी सिर्फ सी ड्राइव के लिए 120 GB, 250 GB या फिर 500 GB तक ही SSD लगाना पसंद करते हैं। अक्सर डी ड्राइव या फिर ई ड्राइव के लिए आदमी अभी भी हार्ड ड्राइव यूज कर रहा है, सिर्फ महंगा होने के कारण। SSD स्लो क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये एक खुली हुई सैमसंग की SSD है और इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट पार्ट नहीं होता है। ओनली सिर्फ इसके अंदर मेमोरी लगी होती है और मेमोरी के अंदर इसका डेटा स्टोरेज होता है और स्टोरेज मेमोरी के अंदर होने के कारण इसकी स्पीड पे प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक आध जानकारी और ले लेते हैं SSD के बारे में। हमारे सामने इस समय दूसरा SSD खुला हुआ है जिसे हम M.2 NVMe के नाम से जानते हैं और इसके पीछे जो मैंने आपको SSD दिखाया उसे हम SATA टाइप SSD के नाम से जानते हैं। बता दो दोस्तों कि M.2 SSD के अंदर भी किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट पार्ट नहीं होता है। इसके अंदर भी मेमोरी के अंदर ही डेटा स्टोरेज होती है, चाहे वो सी ड्राइव के लिए आप यूज कर रहे हो या फिर किसी ई ड्राइव या एफ ड्राइव के लिए, लेकिन इसके अंदर भी कोई मूवमेंट पार्ट ना होने के कारण इसकी भी स्पीड काफी अच्छी होती है और ये स्लो नहीं होती है। अगली जानकारी में आप लोगों को ये भी बता दूं दोस्तों कि पहले के मुकाबले अब SSD का प्राइस काफी कम हो गया है। अगर आप डी ड्राइव के लिए भी SSD लगा सकते हैं तो ये काफी अच्छी बात है, काफी स्पीड आपको मिल जाएगा। अगर आप डी या फिर उसके आगे के ड्राइव के लिए भी आप M.2 SSD यूज करते हैं तो दोस्तों हार्ड ड्राइव और SSD की तुलना में अब ये चीज आपके समझ में आ गया होगा कि हार्ड ड्राइव की स्पीड स्लो क्यों हो जाती है ठंड के अंदर। अब चलिए मैं इसका समाधान आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपके पास अभी भी हार्ड ड्राइव है या फिर हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं डी ड्राइव के लिए, तो हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे कंप्यूटर का स्पीड स्लो ना हो और हम बेहतर तरीके से काम को कर पाएं। आगे जो उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे सिस्टम को एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना देना चाहिए, यानी कि एक कितने नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। सबसे पहले ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। बताओ दोस्तों कि 40 डिग्री से ऊपर और 45 डिग्री के आसपास हमारे सिस्टम का अगर नॉर्मल टेम्परेचर अंदर से है तो हमारा कंप्यूटर बेहतर तरीके से काम करेगा। 45 डिग्री टेम्परेचर का मतलब, इस बात को मैं फिर दोबारा स्पष्ट करा दूं कि 40 डिग्री का जो टेम्परेचर मैंने निश्चित बताया है आपको, वो CPU के अंदर का होना चाहिए, यानी कि कवर के अंदर का, न कि आपके रूम का टेम्परेचर। ये एक एप्लीकेशन है जो कोर टेम्परेचर के नाम से आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस एप्लीकेशन का डाउनलोड का लिंक मैं डायरेक्ट इसके वेबसाइट से उठा करके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिसे आप भी इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर के नॉर्मल टेम्परेचर को हमेशा चेक कर सकें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारा इस समय CPU का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। 40 डिग्री से लेकर के दोस्तों अगर 45 डिग्री के बीच में अपने कंप्यूटर का अगर आप टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखते हैं तो आपका कंप्यूटर एकदम फर्राटे से काम करेगा और थोड़ा भी आपका क्रैश का जो प्रॉब्लम आपको एडेस्क में देखने को मिलती है ठंड के अंदर, या फिर आपका कर्सर स्लो चलता है या फिर बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये प्रॉब्लम आपको काफी कम देखने को मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। कोशिश ये करके अपने रूम के टेम्परेचर को हमेशा नॉर्मल रखें, दरवाजा फाटक बंद करके काम करें, और अगर कोई हीटर वगैरह आपके पास है तो आप अपने रूम में जला करके काम करें, तो आपके कमरे का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल बना रहेगा। अब यहाँ पे बात ये भी आती है दोस्तों कि आजकल बिजली की यूनिट इतनी महंगी हो गई कि दिन भर और रात भर कंप्यूटर के लिए एक रूम के अंदर हीटर चला करके रखना संभव नहीं है, क्योंकि आप जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा पैसा आपका महीने का बिल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि CPU के ऊपर जो एक फैन आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रोसेसर के ऊपर उस फैन को छोड़ करके, यानी कि उसी फैन को सिर्फ चलने देंगे, बाकी आपके कंप्यूटर कैबिनेट के ऊपर जितने भी फैन लगे हैं, यानी कि आगे से अगर आपने RGB वाला फैन लगा रखा है तो वो सारे फैन चलना आप बंद कर देंगे, इसके केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अगर ऊपर के साइड से यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर एक फैन है, अगर आपके भी एक या एक से ज्यादा फैन है तो उसे आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, और पीछे बैक साइड में अगर आपके फैन है जो कि अभी चल रहे हैं तो आप उसे बंद कर देंगे। यानी कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो प्रोसेसर के ऊपर जो फैन लगा हुआ है सिर्फ इस फैन को ही चलने देंगे, बाकी सारे फैन बंद कर देंगे। ऐसा करने से दोस्तों बाहर की ठंडी हवा आपके CPU में एंट्री नहीं करेगी और बाहर की ठंड हवा अंदर न जाने की वजह से अंदर का हवा अंदर रुकेगा और अपने आप आपके CPU के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि CPU पे लगे ऊपर से नीचे और आगे पीछे जितने भी फैन है सारे बंद करने हैं, एक भी फैन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर का कोई भी ठंडा हवा अगर आपके CPU के अंदर गया तो आपका CPU का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो पाएगा। अगली जानकारी में आप लोगों को ये और भी बता दूं दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ठंड की वजह से SSD या फिर आपके प्रोसेसर या फिर आपके रैम के ऊपर परफॉर्मेंस पे प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि हार्ड ड्राइव के ऊपर पड़ता है। तो हार्ड ड्राइव को बहुत ज्यादा ठंड होने से बचाइए, फैन को सारे बंद कर दीजिए, टेम्परेचर नॉर्मल रहेगी तो आपका कंप्यूटर बेहतर तरीके से काम करेगा। और कोशिश ये करिएगा कि अभी भी अगर आप सी ड्राइव के ऊपर SSD नहीं लगाए हैं, सिर्फ हार्ड ड्राइव के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि अब SSD बहुत सस्ते हो
गए हैं, एक 250 GB या फिर 125 GB की SSD अपने C ड्राइव के लिए लगा लीजिए, काफी राहत मिलेगी आपको SSD लगाने के बाद। पीछे बताए गए जितने भी परेशानियां थी दोस्तों, अगर वो फेस करते थे तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर जरूर करिएगा, ताकि इस वीडियो को देख करके और भी लोग आपकी तरह लाभ उठा सकें। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इस तरीके की जानकारी सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलती है, और इस तरीके की जानकारी आपको बार बार मिलती रहे इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।